सुप्रभात। आज सुबह की बड़ी खबरें। कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकेरनाग इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के कर्नल सहित 3 सुरक्षा बल अधिकारियों के मारे जाने का समाचार है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष, जम्मू कश्मीर पुलिस के उपाधीक्षक हुमायूं भट्ट गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। भट्ट की मौत अत्यधिक खून बह जाने के कारण हुई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भारतीय जनता पार्टी पर अपनी विफलताओं और भ्रष्टाचार का ध्यान हटाने के लिए सनातन धर्म का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया है। एक बयान में एम.के. स्टालिन ने पार्टी कार्यकर्ताओं से भाजपा के भ्रष्टाचार के बारे में अधिक बात करने का आह्वान किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा अपने किसी भी चुनावी वादे को पूरा नहीं किया है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है और प्रचार प्रसार में लगी हुई है। भाजपा की इस विफलता को अभियान के दौरान प्रमुख और इंडिया फ्रंट के घटकों द्वारा उजागर किया जाना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस नेता गौरव गोगोई के बीच सोशल मीडिया पर वाकयुद्ध कल भी जारी रहा। कांग्रेस नेता ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की वेबसाइट का हवाला देते हुए सीएम शर्मा की पत्नी पर कथित भूमि घोटाले का आरोप लगाया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने कहा है कि उनकी पत्नी की कंपनी को सरकार से 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिली है और कांग्रेस ने पूछा कि क्या यह भाजपा का ना खाऊंगा ना खाने दूंगा मॉडल है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी ने कल शिमला की आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत पुनर्वास प्रयासों का जायजा लिया। दोनों ने शिव बाबरी में प्रभावित परिवारों से बातचीत की और घटना में हुए जानमाल के नुकसान पर दुख जताया। मीडिया से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने इस मानसून के मौसम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही की गंभीरता पर जोर दिया और केंद्र सरकार से भारी नुकसान को ध्यान में रखते हुए इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आग्रह किया। जानवर चराने को लेकर 2 गुटों में हुए विवाद ने मध्य प्रदेश के दतिया जिले में खूनी संघर्ष का रूप ले लिया और गोलीबारी भी हुई। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए। राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया जिले से ही विधायक हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान का दौरा करेंगे। इस 1 दिवसीय यात्रा में जयपुर, टोंक और अजमेर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी राज्यों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह करीब 11 बजे मध्य प्रदेश के बीना पहुंचेंगे, जहां वह बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और राज्य भर में 10 नई औद्योगिक परियोजनाओं सहित 50,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। दोपहर करीब 3:15 बजे वह छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचेंगे, जहां वह रेल क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला भी रखेंगे और 1 लाख सिकल कार्डों का वितरण करेंगे। संसद सत्र से पहले संसदीय कार्य मंत्रालय ने रविवार 17 सितंबर 2023 को संसद नई दिल्ली में राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं की बैठक बुलाई है। उल्लेखनीय है कि संसद का सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर 2023 तक आयोजित होने वाला है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बच्चों की ऊर्जा, दृढ़ संकल्प, क्षमता, जोश और उत्साह की सराहना करने के लिए हर वर्ष प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का आयोजन करता है। कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है, भारत में रहता है और 18 वर्ष से अधिक उम्र का नहीं है, आवेदन नामांकन की प्राप्ति के अंतिम पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकता है। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2023 है। पवार के आवास पर आज इंडिया की समन्वय समिति की बैठक हुई और इस बैठक में कई सवालों के जवाब भी खोजे गए, जिन्हें लेकर मीडिया में लगातार चर्चा चल रही है। खासतौर पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जिसके आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा, उस पर मंथन किया गया और भी कई मुद्दों पर यहां पर बात हुई है। इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की पहली बैठक आज शरद पवार के आवास पर हुई और इस बैठक में मोदी सरकार के खिलाफ गठबंधन की रणनीति तैयार की गई और यह भी तय हो गया है कि मोदी सरकार के खिलाफ संयुक्त रैलियों की शुरुआत चुनावी राज्यों से होगी। इंडिया गठबंधन की पहली रैली भोपाल में होगी। अक्टूबर के पहले सप्ताह में ये रैली बुलाई गई। जल्दी ही तारीख भी तय हो जाएगी। मध्य प्रदेश में 10 अक्टूबर के करीब चुनावों का ऐलान हो जाएगा। साफ है कि कांग्रेस इस रैली के साथ ही मध्य प्रदेश में अपने चुनाव प्रचार को और तेज कर देगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मीटिंग को लेकर बताया कि समन्वय समिति की बैठक में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के अलावा सभी सदस्य शामिल हुए। बनर्जी भी आने को तैयार थे, लेकिन ईडी के समन के चलते वो बैठक में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन बैठक में फैसला हुआ है कि अब मोदी सरकार के खिलाफ रैलियों की शुरुआत की जाएगी।
पहली रैली का विजय भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्या पर फोकस रहेगा। सीट शेयरिंग को लेकर पूछे गए सवाल पर वेणुगोपाल ने कहा कि इस मामले में चर्चा हुई है और कोऑर्डिनेशन कमेटी में इस पर तेजी से चर्चा होगी। सीट शेयरिंग के मामले में जल्दी फैसला हो जाएगा। इससे पहले कांग्रेस ने भी ट्वीट कर कहा था कि बैठक में हम सभी ने लोकतंत्र की रक्षा का फैसला किया है। इंडिया गठबंधन तेजी से फैसले लेता दिखाई दे रहा है, तो दूसरी ओर मोदी सरकार प्राकृतिक आपदा के समय भी तेजी से फैसले नहीं ले रही है। हिमाचल प्रदेश में बड़ी आपदा आई हुई है। राज्य के सीएम केंद्र से मदद मांग रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी राज्य के दौरे पर हैं। वो भी केंद्र से राहत की मांग कर रही हैं, लेकिन इस मामले में भी राजनीति आड़े आ रही है। तो क्या कहा है प्रियंका ने, देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। राज्य के कई हिस्सों का संपर्क अभी भी देश के दूसरे हिस्सों से कटा हुआ है। सिर्फ हवाई मार्ग से ही सहायता पहुंचाई जा रही है। इस बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रही हैं। प्रियंका शिमला शहर के आपदा प्रभावित वार्डों के दौरे पर पहुंची। प्रियंका ने समरहिल के शिव बावड़ी क्षेत्र का दौरा किया और प्रभावित परिवारों से मिलकर उनका दुख दर्द भी बांटा। इस दौरान प्रियंका गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मांग की कि हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। केंद्र सरकार ये नहीं देखे कि राज्य में उसकी सरकार है या नहीं। इस दौरान प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से मांग की है कि हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। केंद्र सरकार ये नहीं देखे कि राज्य में उसकी सरकार नहीं है। कांग्रेस की सरकार है, इसलिए यहाँ के लोगों को मदद नहीं मिलेगी। आपदाओं का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। केंद्र को हर संभव मदद करनी चाहिए। दरअसल राज्य के सीएम सुखविंदर सिंह सिक्खू भी पीएम मोदी से मिलकर राज्य की प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक केंद्र ने इसे प्राकृतिक आपदा घोषित नहीं किया है और न ही यहाँ पर हवाई सर्वेक्षण ही किया गया है। दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यहाँ 4 दिन के दौरे पर हैं। वो 15 सितंबर को सोलन होते हुए दिल्ली वापस जाएंगी। सोलन में भी प्रियंका आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात करेंगी। हालांकि प्रियंका गांधी को 12 सितंबर को ही सोलन जाना था, लेकिन खराब मौसम और धुंध की वजह से नहीं जा पाई। राहत पर भी राजनीति हो रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कब केंद्र सरकार हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करता है। वैसे आपदा तो बीजेपी में भी आई हुई है। पार्टी के अंदर टकराव बढ़ता ही जा रहा है और इस बार तो आरोप पीएम मोदी के बेहद खास केंद्रीय मंत्री पर लगे हैं। आरोप भ्रष्टाचार के हैं, लेकिन पीएम अपने मंत्री को बचाते हुए दिख रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। बीजेपी के संस्थापक सदस्य और राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कैलाश मेघवाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वसुंधरा समर्थक मेघवाल को ये सजा पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार का मामला उजागर करने के लिए दी गई है। दरअसल कैलाश मेघवाल ने मोदी सरकार में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और इसे लेकर उन्होंने कई सबूत भी पेश किए। कैलाश ने पीएम मोदी को पत्र लिखा था, जिसमें केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम को बर्खास्त करने की मांग की गई थी, लेकिन अर्जुन राम पर कार्रवाई करने की जगह कैलाश मेघवाल पर कार्रवाई कर दी गई। कैलाश ने दावा किया है कि उन्होंने जो आरोप लगाए उसके सबूत भी हैं। बीजेपी ने जो नोटिस दिया था उसका जवाब भी दे दिया गया, फिर भी अर्जुन राम पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अर्जुन राम मेघवाल ने पार्टी के टिकट बेचने के लिए महाराष्ट्र के एक नेता से 1.5 करोड़ रुपए भी लिया था। इसकी शिकायत भी की गई थी। उन्होंने 2014 और 2019 में अपने चुनावी एफिडेविट में कई जानकारियां छुपाई थी। कैलाश मेघवाल ने कहा है कि अर्जुन राम मेघवाल पर केस दर्ज होना चाहिए और उनकी संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी ने कैलाश की किसी भी मांग को स्वीकार नहीं किया है और उल्टा ही मोदी सरकार के कानून मंत्री पर आरोप लगाने वाले कैलाश को ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन अब ये मामला राजस्थान में तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने भी इस मामले में बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कानून मंत्री को बर्खास्त करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी के संस्थापक सदस्य रहे कैलाश मेघवाल पार्टी से बाहर हैं और जो लोग दूसरे दलों से आए उनके पास अब बीजेपी की कमान है। राजस्थान में बीजेपी मुश्किल में फंस गई है तो यूपी में भी उसकी मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू संगठनों के सहारे बीजेपी बड़ा दांव खेल रही थी, वो उल्टा ही अब पड़ता हुआ दिख रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इस किस्म के नारे सालों साल चुनाव से पहले सुनाई देते हैं। अभी एक बार फिर मंदिर मस्जिद विवाद चुनावों से पहले गहरा गया है। बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड चलकर इस मुद्दे से वोट हासिल करने की जुगत में है। अयोध्या में राम मंदिर के बाद वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पर हिंदू पक्ष ने अपना दावा ठोका है, जिसकी सुनवाई अदालत में चल रही है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट से अब इस मामले में बड़ा खुलासा किया गया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिवाकर ने ज्ञानवापी मामले में कहा कि
एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया 2 वर्षों से अधिक समय से इन मामलों की सुनवाई कर रहे थे। हालांकि रोस्टर के मुताबिक इस मामले में सुनवाई करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। अब चीफ जस्टिस ने मामला वापस अपनी अदालत में लेने का फैसला लिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले को न्यायिक औचित्य, न्यायिक अनुशासन, मामलों की सूचीबद्धता में पारदर्शिता के हित में प्रशासनिक आधार पर एकल न्यायाधीश से चीफ जस्टिस की अदालत में लिया गया है। दरअसल वाराणसी की अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और 4 अन्य लोगों ने 27 जुलाई को एक शिकायती पत्र में इस ओर ध्यान दिलाया गया कि न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया निर्णय सुनाने के लिए 28 अगस्त की तिथि तय करने से पूर्व कम से कम 75 मौकों पर इस मामले में सुनवाई कर चुके हैं। इस शिकायत को संज्ञान में लेने के बाद चीफ जस्टिस ने पाया कि एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया 2 वर्ष से अधिक समय से इन मामलों की सुनवाई कर रहे थे। हालांकि रोस्टर के मुताबिक इस मामले में सुनवाई करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। इस मामले का फैसला जो भी आएगा, लेकिन फिलहाल इस मामले में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है, जो बीजेपी के लिए भी मुश्किल खड़ी कर सकता है। सुनवाई पर ही सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल ये मामला जल्दी सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने लद्दाख दौरे पर जो हालात बयां किए थे, उस पर जरूर मोदी सरकार तेजी से फैसले लेती दिखाई दे रही है। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी हाल ही में लद्दाख की 7 दिन की यात्रा पर गए थे। इस दौरान उनकी बाइक चलाते हुए कई तस्वीरें और वीडियोस वायरल हुए थे। इन तस्वीरों में लद्दाख में कई स्थानों पर अच्छी सड़कें दिखाई दी थी, तो दूसरी ओर कई जगह पर सड़कों की हालत काफी खराब दिखाई दी थी। राहुल गांधी की यात्रा के बाद अब केंद्र सरकार का ध्यान भी लद्दाख की सड़कों की ओर गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसे लेकर कहा है कि लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग 301 के महत्वपूर्ण खंड पर 230 किलोमीटर लंबी कारगिल जलंधर सड़क का उन्नयन और चौकीकरण का काम भी शुरू किया गया है। इस विस्तृत परियोजना को 8 पैकेज में विभाजित किया गया है। गडकरी ने कहा कि 3 पैकेजों के तहत 97.726 किलोमीटर लंबी सड़क में 13 प्रमुख पुल, 18 छोटे पुल और 620 पुलिया शामिल हैं। ये काफी चुनौतियों वाला इलाका है, जहां एक और गहरी खाई है तो दूसरी ओर खड़ी पहाड़ी है। इस क्षेत्र में कम वनस्पतियों और कम ऑक्सीजन स्तर के साथ ही वातावरण काफी सख्त है। साथ ही अत्यधिक ठंडी जलवायु चुनौतियों को कहीं और बढ़ा देती है। इस इलाके के आधे से अधिक हिस्से में बस्ती और नेटवर्क कनेक्टिविटी का अभाव है। काम पूरा होने पर सभी मौसम के अनुकूल ये सड़क एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परिसंपत्ति के रूप में काम करेगी। इससे सेना और भारी सैन्य साजो सामानों की आवाजाही में सुविधा होगी। अपने सामरिक महत्व के साथ ही परियोजना आसपास के क्षेत्र में आर्थिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। राहुल ने सड़क दिखाई तो गडकरी अब उसे बनाने में जुट गए हैं। राहुल के जाने से सुधार तो हुआ, सड़क बनने से लोगों की लद्दाख यात्रा और आसान हो जाएगी। वैसे इस समय जिस यात्रा पर दुनिया भर की नजरें हैं वो है उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की रूस की यात्रा। ये यात्रा विमान से नहीं, ट्रेन से की गई है। उत्तर कोरिया की तानाशाह किम जोंग उन इन दिनों रूस में है। किम जोंग उन खास ट्रेन से मंगलवार सुबह रूस पहुंचे हैं, जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की रूसी स्पेसपोर्ट वोस्तोचन कॉस्मोड्रोम में मुलाकात हुई। ये स्पेसपोर्ट रूस के पूर्वी आमूर क्षेत्र में है। दोनों नेताओं के बीच डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई। पुतिन और किम जोंग के बीच अकेले में भी बैठक हुई है। इस दौरान किम जोंग ने कहा कि रूस के साथ बेहतर रिश्ते हमारी प्राथमिकता हैं। रूस अपनी संप्रभुता और देश की रक्षा के लिए जंग लड़ रहा है। हम साम्राज्यवाद के खिलाफ इस लड़ाई में हमेशा रूस के साथ थे और रहेंगे। इससे पहले किम जोंग ने स्पेस सेंटर में लॉन्च फैसिलिटी का जायजा लिया। रूसी मीडिया तास के मुताबिक पुतिन बुधवार को उत्तर कोरिया शासक किम जोंग उन के सम्मान में स्टेट डिनर भी होस्ट करेंगे। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन को लेकर चर्चा भी हुई है। हालांकि वो फिलहाल कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करेंगे। पेस्कोव ने कहा कि हम विरोध के बावजूद नॉर्थ कोरिया के रिश्ते मजबूत करेंगे। वो हमारे पड़ोसी हैं। हम दोनों देशों के हित में लगातार काम करते रहेंगे। दरअसल रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच किम और पुतिन की मुलाकात को यूक्रेन समर्थक देश बेचैनी से देख रहे हैं। ये यूक्रेन के खिलाफ करेगा। ये मुलाकात दर्शाती है कि अमेरिका के साथ जारी टकराव के बीच दोनों नेताओं के हित कैसे एक हो रहे हैं। दरअसल रूस उत्तर कोरिया से हथियार खरीदना चाहता है, जिसका इस्तेमाल वो सीधे यूक्रेन के खिलाफ करेगा। हालांकि अमेरिका पहले ही उसे चेतावनी दे चुका है कि उत्तर कोरिया ने अगर रूस को हथियार बेचे तो अंजाम बुरा होगा। ऐसे में युद्ध के दौरान किम जोंग उन का पुतिन से मिलना अमेरिका ही नहीं बल्कि पश्चिमी देशों के लिए भी खतरे की घंटी है। रूस प्रतिबंधों के बावजूद यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई जारी रखे हुए है, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। रूस और उत्तर कोरिया दोनों पर ही दूसरे देशों के लिए परेशानी की वजह बनने का आरोप लगता रहा है। दोनों पर सख्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध भी लगा हुआ है। दोनों देशों की सरकारें अमेरिका की मुखर आलोचक और धुर विरोधी रही है और अब दोनों देशों ने अमेरिका समर्थित नाटो के खिलाफ हाथ मिला लिया है। यानी दुनिया का सियासी समीकरण अब बदलता हुआ दिख रहा है।